यूट्यूब चैनल डॉक्टर इनाफ लॉ और फेसबुक पेज डॉक्टर इनाफ लॉ में आपको खुशामदीद। आज की इस इंतहाई अहम वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन, जो कि फैमिली मैटर के मुतालिक हाई कोर्ट में हमने दाखिल की हुई है अपने क्लाइंट के बिहाफ पर। आप देख सकते हैं ये फ्रेश पिटीशन है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और इसके अलावा मज़ीद पिटीशंस और फैमिली मुकदमात इसी यूट्यूब चैनल डॉक्टर इनाफ लॉ पर मौजूद हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी अभी चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ना सिर्फ आने वाली मज़ीद वीडियोस पर के पहले से मौजूद वीडियोस बआसानी मौसूल होती रहें। तो आप देख सकते हैं ये हाई कोर्ट में दाखिल की गई कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन का ड्राफ्ट फॉर्मेट है, जो कुछ इस तरह से है कि इन दी हाई कोर्ट ऑफ सिंध एट कराची कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर ऑफ 2023। ये 2023 कराची हाई कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन है। पिटिशनर वर्सेस रेस्पोंडेंट, इनकी प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसको अपने विजिटिंग कार्ड के ज़रिए कवर किया हुआ है। और मज़ीद नीचे आप देख सकते हैं ये इंडेक्स में आप देख सकते हैं सबसे पहले जो हमारा फ्रंट पेज होता है, जो कि हम हाई कोर्ट में दाखिल करते हैं तो इस पर इंडेक्स लगती है। इंडेक्स में हम बताते हैं अदालत की रहनुमाई के लिए कि किस तरह से हमने एक पिटीशन और जो दीगर दस्तावेज़ात हैं उनको लगाया हुआ है। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एनेक्चर्स पेज आप देख सकते हैं। मेमो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन अलॉन्ग विथ एफिडेविट, ये पर्टिकुलर्स, एनेक्चर्स, पेजेस, पेजिंग भी आप देख सकते हैं मैंने की हुई है बाकायदा। और सेकंड नंबर पर इम्पंज्ड आर्डर, मेमो ऑफ फैमिली अपील एंड डायरी शीट, कॉपी ऑफ सर्टिफाइड जजमेंट एट्सेट्रा, जो भी मेरे पास अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने इसके साथ लगाए हुए हैं बाकायदा अदालत की रहनुमाई के लिए, ताकि जब केस की सुनवाई हो तो जब अदालत में जज साहब पूछें तो मैं उनको डायरेक्ट ये बता सकूं कि सर फिलहाल पेज नंबर 27, 41 या 21 नंबर पर आप आ जाएं। तो इस तरह से ये एक डिसिप्लिन्ड तरीका भी हो जाएगा और पेज ढूंढने में भी आसानी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं ये इंडेक्स का फॉर्मेटेड ड्राफ्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। एडवोकेट फॉर द पिटिशनर, ये 28/3/2023 आप देख सकते हैं कि 3-4 दिन पहले की ये दाखिल की गई हुई पिटीशन है, फ्रेश पिटीशन है जो मैंने अपने क्लाइंट के बिहाफ पर दाखिल की हुई है। इंडेक्स के बाद अब बढ़ते हैं आगे फ्रंट पेज नंबर 1 की जानिब। तो ये देख सकते हैं आप फ्रंट पेज, जो फर्स्ट पेज है, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 199 के तहत 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये पिटीशन मैंने दाखिल की हुई है अपने क्लाइंट के बिहाफ पर, जिसमें ट्रायल कोर्ट की जानिब से फैसला दिया गया, फिर फैमिली अदालत में उसको चैलेंज किया गया, जहां से फिर उसको रिजेक्ट करने के बाद और कोई अल्टरनेट ऑप्शन ना होने के बिहाफ पर ये पिटीशन दाखिल की जा रही है। ये अपने क्लाइंट के बिहाफ पर मैंने दाखिल की हुई है। तो इसका ड्राफ्ट भी आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से होगा कि इन दी हाई कोर्ट ऑफ सिंध एट कराची कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर ऑफ 2018 लिखा हुआ है, लेकिन ये 2023 है। तो जो मेन पिटीशन थी वहाँ पर मैंने इसमें करेक्शन कर दी थी। आप देख सकते हैं पिटिशनर वर्सेस रेस्पोंडेंट्स को मैंने कवर किया हुआ है प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इसका टाइटल आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। अब आगे बढ़ते हैं और जो हक़ाइक़ हैं केस के उनके मुतालिक बाकायदा आप देख सकेंगे कि पैरा वाइज मैंने यहाँ बयान किया हुआ है। Being aggrieved and dissatisfied with the impugned judgment dated so and so passed by respondent number 3, learned so and so ADJ, Central Karachi in family appeal so and so as he debarred the said family appeal due to time limitation। आप देख सकते हैं मैंने बयान किया हुआ है कि इम्पंज जजमेंट और आर्डर से मुतासर होने के बाद ये मुकर्ररा तारीख जो कि ADJ साहब की जानिब से सेंट्रल कराची की जानिब से पास किया गया, जिसमें डिबार किया गया टाइम लिमिटेशन के बुनियाद पर। हेंस दिस कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन इज बीइंग प्रेफर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर अबो नेम्ड ऑन फॉलोइंग फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स। बयान किए गए हक़ाइक़ और ग्राउंड्स के बुनियाद पर ये पिटीशन दाखिल की जा रही है। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट, इम्पंज्ड आर्डर, जजमेंट डेटेड सो एंड मेमो ऑफ फैमिली अपील एंड डायरी शीट आर अटैच्ड हियर विथ एंड मार्क्ड एज एनेक्चर A and B to
आप देख सकते हैं मेरे पास जो मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स थे, कागजात थे, वो मैंने इसके साथ लगाए हुए हैं। तो आपके पास भी अगर कोई मुतल्लिका डॉक्यूमेंट होंगे तो आप इसके साथ लाजमी लगाएंगे। या आपको किसी भी किस्म की रहनुमाई चाहिए हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में रब्ता करें या फिर मेरे मोबाइल नंबर पर रब्ता करें या ऑफिस विज़िट ज़रूर करें, जो मैंने अपना विज़िटिंग कार्ड आपको पहले शो किया हुआ है। तो बढ़ते हैं आगे और अगले पेज, नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं फैक्ट्स, हकाइक जो बयान किए हुए मैंने। अब सारी डिटेल वाइज मैं ये बता रहा हूँ अदालत की रहनुमाई के लिए, अदालत की आसानी के लिए, कि ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट केस आर दैट द रेस्पोंडेंट नंबर 1 stated in her plaint that she was married with the defendant petitioner at Karachi on so and so according to Muslim family law against the dower amount of rupees 50,000 which is still outstanding against the defendant petitioner, and rukhsati was took place after 2 year on so and so। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हकायक हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि प्लेंट मतलब जो ट्रायल अदालत में, ट्रायल कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में जो प्लेंटिव थी, उन्होंने जो वाइफ थी, बीवी थी, उन्होंने केस दाखिल किया था। तो उन्हें हकायक में लिखा था कि 6/7/2019 को इनकी शादी हुई थी 50,000 हक मेहर के एवज़, जो कि 2 साल के बाद फिर इनकी रुखसती हुई और निकाह में बयान की गई हक मेहर की रकम अब तक अदा नहीं की गई। That at the time of rukhsati, respondent number 1 one's parents gave costly dowry articles of 10 lakh gold ornaments and gifts worth rupees 5 lakh which are still in custody of defendant। के रुखसती के वक्त 10 लाख रुपए के सोने के जेवरात और तोहफे जो कि जिनकी मालियत तकरीबन 5 लाख रुपए बनती है दिए गए, जो कि डिफेंडेंट की कस्टडी में। डेट आफ्टर रुखसती, रेस्पोंडेंट नंबर 1 रुखसती के बाद रेस्पोंडेंट नंबर 1 ज्वाइंड द डिफेंडेंट पिटिशनर एट हिज हाउस एंड परफॉर्म्ड हर मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस एंड एज सच फ्रॉम। रुखसती के बाद बीवी ने अपने शोहर के साथ अज़दवाजी ज़िंदगी शुरू कर दी, जिसके बाद उनको एक बच्चा पैदा हुआ। मज़ीद आगे आप देख सकते हैं इनकी प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए कार्ड से मैंने कवर किया हुआ है। बहरहाल ये फिर पाकिस्तान नेवी में एक ऑफ़िसर हैं जिनका इनका ताल्लुक़ है, और पाकिस्तान नेवी में इनकी ज्वाइनिंग के बाद से इनकी जो बीवी है उन्होंने इनको परेशान करना शुरू किया। मिजरेबली बीटन बाय रेस्पोंडेंट नंबर 1 पुश्ड हर ऑन हर आउट ऑफ बाय हिज father from his house in front of defendant in the midnight on so and so. These after defendant sent a divorce deed dated so and so। आप देख सकते हैं कि तलाक भी इनके दरमियान हो गई 13/1/2021 को ऑन द इंस्टिगेशन ऑफ हिज फैमिली विदाउट एनी रीज़न डिस्क्लोज्ड बाय हिम इन द डाइवोर्स डीड सो एंड सो। बगैर उसमें तलाकनामे में बगैर किसी सबब के बताया गया कि तलाक हो गई है। It is pertinent to mention here that the defendant number 1 defendant did not pay any attention towards the maintenance of respondent number 1 on the taking fake ground that his earning not too much to afford the maintenance of respondent number 1 as his earning was more than 50,000 plus other। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फैमिली अदालत में मुकदमा जब दाखिल किया था बीवी ने, तो वहाँ पर अदालत में बताया गया था कि 50,000 से ऊपर के इनके जो असासा जाते हैं इनकम है महीने की, और उसके अलावा दीगर इनके अर्निंग के ज़राए हैं। इंसेंटिव्स रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम पाकिस्तान नेवी सबमिटिंग द निकाहनामा इन द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान नेवी। Respondent number 1 further averted that the cause of action is accrued to respondent number 1 when the marriage was solemnized at Karachi on so and so between the spouses, and secondly when rukhsati take place so and so, and thereafter on several dates when was shared, harassed, maltreated, beaten by the defendant and his family members, and her made her life miserable day by day, and thereafter on so and so when the defendant miserably beaten the respondent number 1 pushed her out by father of defendant। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रायल अदालत में जो फैमिली अदालत है वहाँ पर जो बीवी थी उन्होंने अपने सारे मुकदमे की तफसीलात बताई, वो कुछ इस तरह से थी। अगर आप इसको मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो इसको वीडियो को रोक कर आप बआसानी पढ़ सकते हैं। प्लेंट में फिर बाद में जो इस्तदा की गई थी बीवी की जानिब से वो कुछ इस तरह से थी कि टू डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू टर्न द डावरी आर्टिकल ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 1
In this connection, is alternate payment of rupees 1 lakh being the value of the said dowry article being awarded to the respondent number 1। कि ये जो सारे जेवरात वगैरह थे ये अदालत इनको डायरेक्शन दे के इनको दिए जाएं और हक मेहर के एवज इनको कन्वर्ट किया जाए। B. To direct the defendant to pay maintenance of the respondent number 1 at the rate of 30,000 per month from so and so till her other period. To direct the defendant to pay the dower amount which is still unpaid to the plaintiff itself. After admission of suit, summons were issued to the defendant that he entered his appearance through his counsel and filed written statement. केस दाखिल होने के बाद बाकायदा समन्स जारी हुए और जिसके बिहाफ पर डिफेंडेंट ने अपना जवाब दाखिल करवाया अपने वकील के ज़रिए, काउंसिल के ज़रिए। द डिफेंडेंट डिनाइड द एलिगेशन लेवल्ड बाय द रेस्पोंडेंट नंबर 1 एंड सबमिटेड दैट प्लेंट इज लायबल टू बी डिसमिस्ड। The pre-trial proceedings were conducted for reconciliation between the crises but pre-trial was declared unsuccessful, and on so and so that respondent number 1 2 passed judgment and decree in favor of respondent number 1 without touching the merits of the case by giving undue favor to her on her fake and fabricated documentary evidence. Certified copy of order dated so and so and family execution number so and so are attached herewith and marked as annexure C to C। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सर्टिफाइड कॉपी लगाई हुई है। अगर आपके पास भी कोई मुतल्लिका कागजात हैं तो आप लाजमी लगाएंगे इसके साथ। That thereafter the petitioner approached to the respondent number 3 and filed appeal on the order passed by the respondent number 2, but the said appeal was dismissed by the respondent number 3 by stating in his order that the appeal is time barred। डिफेंडेंट जो शोहर थे उन्होंने फिर फैमिली अदालत के फैसले के ख़िलाफ़ अपील दाखिल की जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से डिसमिस की गई इस बुनियाद पर कि वो टाइम बार है, मतलब उसमें मुद्दत दाखिल करने की अपील वो ख़त्म हो चुकी है। Hence this constitution petition is being preferred by the petitioner on the following grounds। तो इसी बुनियाद पर यह कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन दाखिल की जा रही है नीचे बयान किए गए ग्राउंड्स के बुनियाद पर। ग्राउंड नंबर 1 आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर ग्राउंड्स मैंने बयान किए हैं कि कौन से ग्राउंड्स के बुनियाद पर ये कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन अलो की जाए और जजमेंट एंड डिग्री सेट असाइड की जाए। ग्राउंड नंबर 1 that the impugned judgment dated so and so passed by the respondent number 2 is capricious, arbitrary and contrary to law and facts, and the same are totally based upon surmises and conjectures। के जो जजमेंट पास की गई है 2023 की रेस्पोंडेंट नंबर 2 मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब की जानिब से वो बिल्कुल ही कानून के बरखिलाफ़, हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ है। Ground number 2 that the order passed by the respondent number 3 on so and so is in harsh manner as he gave undue favor to the respondent number 1. It is submitted that the petitioner applied for certified copies of judgment, but the same was received very late, and during the tenure of the said family suit the petitioner was on his job। के पिटिशनर ने रेस्पोंडेंट नंबर 3 को सर्टिफाइड कॉपी के लिए 14/1/2023 को जो फैसला दिया उसकी कॉपीज़ के लिए, सर्टिफाइड कॉपीज़ के लिए एप्लीकेशन दी, लेकिन वो देर से मौसूल होने की वजह से टाइम बार हो गया, मुकर्ररा वक्त ख़त्म हो गया और पिटिशनर भी खुद अपनी नौकरी पर मुलाजिम था। Ground number 3 that the impugned judgment is not acceptable and the same has been passed without even touching the merits of the case। कि जजमेंट हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ है और इस पर इंसाफ के तकाज़ों को नज़रअंदाज किया गया है। Ground number 4 that the impugned judgment passed by the respondent number 2 in harsh manner, so the same is not legal, valid and proper in any manner whatsoever and liable to be set aside। के बयान किए गए जजमेंट कानून के नज़र में बिल्कुल खाली है और इसकी कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है, इसको लिहाजा सेट असाइड किया जाए। ग्राउंड नंबर 5 that it is pertinent to mention here that the respondent number 1 has obtained the impugned judgment from the respondent number 2 by way of misrepresentation and fraud, is the respondent number 1
He had mentioned a wrong list of dowry articles and put extra articles upon the defendant which she never brought at the time of her marriage. कि जो प्लेंटिफ की जानिब से जो रेस्पोंडेंट हैं उन्होंने जो डाउरी आर्टिकल्स जो जहेज़ का सामान बताया हुआ है, लिस्ट लगाई गई है, वो बिल्कुल ही गलत और अदालत को मिसगाइड किया गया है। और डाउरी आर्टिकल्स एक्स्ट्रा जो कि रेस्पोंडेंट नंबर 1 के बनते भी नहीं हैं, उनका भी जिक्र करके और वो अदालत से लिए गए हैं कानूनी तरीके से, जो कि बिल्कुल ही गलत है, हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ है। ग्राउंड नंबर 6 दैट द रेस्पोंडेंट नंबर 2 हैज़ पास्ड द इम्पॉइंस जजमेंट विदाउट हियरिंग द वर्जन ऑफ द पिटिशनर। पिटिशनर को सुने बगैर अदालत की जानिब से फैसला किया गया है। Ground number 7, it is a rare fact that respondent number 1 has no proper source of income and her mother was serving as maid servant in different homes, bungalows. Then how is it is possible that she brought the dowry article amounting to rupees 10 lakh? 10 लाख रुपए के जो जहेज़ का दावा किया गया है वो एक गरीब औरत होने के नाते, जिसके जो मदर इन लॉ हैं पिटिशनर की, वो मुख्तलिफ़ घरों में काम करती थी, तो वो कैसे दावा कर सकती हैं कि 10 लाख रुपए के जो सोने जवाहरात का जो एक सेट है वो उसका अपना ज़ाती है। ग्राउंड नंबर 8 दैट सिंस फाइलिंग ऑफ द सेड सूट द अपीलेंट हैड प्रोसीड with the said matter and continuously argued on the point that the amount of rupees 3 lakh were taken by as loan by respondent number 1 and her mother, and the amount of rupees 2,49,000 were transacted from the account of mother of respondent number 1 as the payment of loan, but the learned judge never considered the same. कि अदालत को गुमराह करते हुए जो बताया गया है कि 3 लाख रुपए का कर्ज़ा लिया गया पिटिशनर की जानिब से अपने मदर इन लॉ की जानिब से, वो बिल्कुल ही गुमराह कुन बयान है। ग्राउंड नंबर 9 दैट द डिफेंडेंट इज जस्ट एसएसजी कमांडो इन पाकिस्तान नेवी एंड ही इज़ नॉट एबल टू गिव द ह्यूज अमाउंट विच वाज गारंटेड इन फेवर ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 1 बाय द रेस्पोंडेंट नंबर 2। कि पाकिस्तान नेवी में नेवी कमांडो होने के एसएसजी कमांडो होने के बुनियाद पर इतनी बड़ी अमाउंट देना पिटिशनर के बस की बात नहीं। ग्राउंड नंबर 10 दैट द डिले इन अपील इज़ नाइदर इंटेंशनल नार डेलिबरेट एज सच ड्यू टू जॉब इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द अपीलेंट फेल्ड टू फाइल द एप्लीकेशन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज ऑन टाइम, as well as the mother of appellant is also suffering from disease and he has to care of her mother at Lahore. So that's why the respondent number 1 took ill benefits and trapped the petitioner in case of। ग्राउंड नंबर 10 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपने क्लाइंट के यहाँ पर लिखा है कि वो सरकारी मुलाजिम होने के नाते उनके लिए अपनी मुलाजमत के दरमियान या दौरान इस तरह के अदालत आना जाना, सर्टिफाइड कॉपीज़ लेना, और उसके अलावा इनकी मदर भी बीमार हैं पिटिशनर की, तो इस वजह से ये सारे मामलात डिले हो गए और टाइम बार हो गए। ग्राउंड नंबर 11 दैट द इम्पॉइंस जजमेंट इज़ कंट्री टू लॉ एंड नॉट वारंटेड बाय फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड। जजमेंट कानून के बरखिलाफ़ है और यह हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके लिखी गई है। ग्राउंड नंबर 12 दैट द इम्पॉइंस जजमेंट हैज़ इन फैक्ट कॉज्ड मिसकैरेज ऑफ जस्टिस एंड सेम हैज़ नो लीगल बेस एज वैल्यूएबल लीगल राइट्स ऑफ द पिटिशनर हैव नेवर बीन डिनाइड एंड सीरियसली प्रेजुडाइज्ड बाय द सेड इम्पॉइंस जजमेंट एंड डिक्री। के जजमेंट जो कि यहाँ बयान की गई है वो बिल्कुल ही कानून के इंसाफ के तकाज़ों के बरखिलाफ़ है और पिटिशनर को इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ग्राउंड नंबर 13 दैट द फाइंडिंग्स ऑफ द रेस्पोंडेंट नंबर 2 आर द आउटकम ऑफ शेयर मिसरीडिंग ऑफ द रिलेवेंट सर्कमस्टेंसेस अप्रेजल ऑन रिकॉर्ड। के रेस्पोंडेंट नंबर 2 मतलब एडीजे की जानिब से जो अपील में फ़ैसला दिया गया है वो बिल्कुल ही नज़रअंदाज करके रिकॉर्ड को दिया गया है और टेक्निकल ग्राउंड के बुनियाद पर फैसला दिया गया है, हालांकि हक़ाइक़ और मेरिट को नज़रअंदाज किया गया है। ग्राउंड नंबर 14 that there is no effectuous and speedy remedy available to the petitioner except to invoke the jurisdiction of this honorable court by filing this petition। पिटिशनर के पास और कोई भी रास्ता नहीं सवाए ये पिटीशन दाखिल करने का इस अदालत में।
Ground number 15, that is respondents violated principles of natural justice, which is against the law and natural justice. The Constitution of Pakistan gives the guarantee to his citizens of safety of life and protection. आइन के तहत जो अख्तियार हुकूक दिए गए हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया, लिहाजा इस अदालत से उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त की जाती है। Ground number 16, that is the fundamental rights of the petitioner is granted to him by Constitution of Republic 1973. Pakistan has been violated, infringed by respondents. Ground number 17, that if the Honorable Court will not take into consideration acts, then the petitioner shall suffer irreparable losses and seriously prejudiced. That the petitioner craves leaves to urge other grounds at the time of hearing of the petition on the basis of evidence that has come on record. ये आपने देख लिए सारे फैक्ट्स और ग्राउंड्स जो मैंने आपके सामने रखे, वाज़े किए। अब आते हैं प्रेयर की जानिब। और प्रेयर मतलब इस्तदा, यही हमारे केस के बुनियाद होती है जिसके बुनियाद पर अदालत फैसला देती है। तो लिहाजा आपकी जो प्रेयर होनी चाहिए उसमें आप सोच समझ कर अपना ध्यान से इसी इस्तदा प्रेयर के बुनियाद पर अदालत फ़ैसला सुनाती है। तो आप सोच समझ कर और इंतहाई अहमियत काबिल गौर और ध्यान के साथ अपनी इस्तदा किया करें अदालत से। तो आप देख सकते हैं ये प्रेयर जो मैंने अदालत में दाखिल की हुई है वो कुछ इस तरह से कि इट इज़ देयर फॉर रेस्पेक्टफुली प्रेयर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर अपॉन हिम दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट में बी प्लीज टू पास एन ऑर्डर इन फेवर ऑफ द पिटिशनर एज फॉलोज के अदालत से इस्तदा की जाती है कि पिटिशनर के हक़ में इस तरह नीचे बयान किए गए इस्तदा के बुनियाद पर आर्डर पास करे। पीरियड क्लॉज ए टू सेट असाइड द इम्पन जजमेंट डेट एंड सो एंड सो पास बाय रेस्पोंडेंट नंबर 2 इन सूट नंबर सो एंड सो के रेस्पोंडेंट नंबर 2 की जानिब से सूट नंबर 100 जो बयान किया गया है उसमें जो तारीख पर फैसला दिया गया है उसको सेट असाइड किया जाए, ख़त्म किया जाए। B. To set aside the order dated so and so passed by the respondent number 3 in family appeal and so and so and to restore the same on its original position कि फैमिली अदालत की जानिब से जो फैसला दिया गया है उसको रिस्टोर किया जाए, बहाल किया जाए ओरिजिनल पोजीशन में, असली हालत में। प्रेयर क्लॉज सी टू ग्रांट स्टे इन द फैमिली एग्जीक्यूशन बियरिंग सो एंड सो पेंडिंग बिफोर द रेस्पोंडेंट नंबर 2 के एग्जीक्यूशन को रोका जाए और स्टे आर्डर जारी किया जाए। एनी अदर रिलीफ आर रिलीफ मे आल्सो बी ग्रांटेड विच दिस ऑनरेबल कोर्ट मे डीम फिट एंड प्रॉपर इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। इसके अलावा अदालत हालात और वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए अगर और कोई फ़ायदा या फ़वाइद समझती है तो अदालत से इस्तदा की जाती है। कराची डेटेड एडवोकेट फॉर द पिटिशनर भी आप देख सकते हैं, ये पिटीशन मैंने अपने क्लाइंट के बिहाफ पर दाखिल की हुई है। इसके बाद फिर एफिडेविट, ये एफिडेविट आप देख सकते हैं और इसका ड्राफ्ट भी इस तरह से होगा इन द हाई कोर्ट ऑफ सिंध एट कराची कंस्टिट्यूशन पिटीशन पिटिशनर वर्सेस रेस्पोंडेंट। उसके बाद एफिडेविट में आप नीचे बयान करेंगे कि मैं फ़िलहाल रिहाइश पजीर हूँ यहाँ पर, और जो एफिडेविट के पैरा नंबर 1 है वो यही है कि ये हक़ाइक़ से बिल्कुल आगाह हूँ और ये मेरे कहने पर ही कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन बनाई गई है। पैरा नंबर 2 और 3 में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब तक कि स्टे आर्डर जारी नहीं किया जाता या इस पिटीशन को अलो नहीं किया जाता नुकसान होने का खदशा है, और जो कुछ भी बयान किया गया है वो बिल्कुल सही और दुरुस्त है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं फैमिली अपील जो कि अदालत की जानिब से एडीजे नंबर 6 की जानिब से पास की गई है, मिसेज़ आलिया अनवर जज की जानिब से जो पास की गई है सेंट्रल एडीजे नंबर 6 की जानिब से, और इसको मैंने एनेक्चर बनाया हुआ है, इसके साथ लगाया हुआ है। तो आपके पास भी अगर मुतल्लिका कागजात होंगे, डॉक्यूमेंट या अपील या फिर केस या जो भी होंगे तो आप इसके साथ लाजमी लगाएंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जजमेंट जो फैमिली अदालत की जानिब से सुनाई गई है उसकी कॉपी भी मैंने इसके साथ लगाई है, जिसको पेज नंबर 43 और एनेक्चर बनाया हुआ है ताकि अदालत में बआसानी इसको रीड किया जा सके। तो ये था मुकम्मल ड्राफ्ट जो फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन जो कि फैमिली मामलात के मुतालिक हम जब अदालत में हाई कोर्ट में दाखिल करते हैं तो उसका ड्राफ्ट मैंने आपके साथ मुकम्मल शेयर किया। मज़ीद रहनुमाई के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर, ऑफिस विज़िट या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको
हर वक्त रहनुमाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और मेरे ये वीडियोस बनाने का मकसद भी यही होता है कि आम आदमी जिनको कानून के मुतालिक आगाह नहीं होते, इल्म नहीं होता, उनको उनकी बआसानी के लिए ये वीडियोस के ज़रिए इल्म का फैलाव करना। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस बआसानी मौसूल होती रहें और पहले से मौजूद वीडियोस भी आपको मिल सकें, जो कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल, क्रिमिनल, NIRC और उसके अलावा फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल, प्रोविंशियल और ओम्बड्समैन, मतलब जो भी मौजूद हैं वो आपको बआसानी मौसूल होती रहें। तो मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, कानून पर खुद भी अमल करें और दूसरों को भी ताकीद करें। इंग्लिश लॉ का एक मशहूर मैगज़िम है, एक फ़िक्रा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, कि अगर आप कानून के मुतालिक नहीं जानते तो ये कानून की इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो इसलिए कानून के मुतालिक आपको हर वक्त आगाह रहना चाहिए, स्टडी रिसर्च करते रहना चाहिए ताकि आपको अप टू डेट रहना चाहिए कानूनी मामलात के मुतालिक। ख़ास करके आइनी मामलात के मुतालिक आप हाई कोर्ट में देखा करें कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखा करें कि आपके कौन से मामलात है, आपके कौन से हुकूक है जिनकी गारंटी दी गई है, चाहे वो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, स्पीच एक्सप्रेशन, या लाइफ हो, या इक्वलिटी, जो भी हो आपके। तो आप जब तक रिसर्च नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक पाकिस्तान जिंदाबाद।